दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 29 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। चाइना से ईरान को मिलने जा रहे खतरनाक हथियार, कैसे हर फौजी बन जाएगा चलता फिरता एयर डिफेंस सिस्टम, बताएंगे हम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर आखिर ओमान का फॉर्मूला ईरान ने क्यों ठुकराया, अब ईरान को चाहिए कितना शेयर, बताएंगे हम। सऊदी अरब और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने इराक में बरसाए बम, ईरान के साथियों पर कर डाली बड़ी बमबारी, क्या खुल गया जंग का एक और नया मोर्चा। यमन की हूतीज ने आखिर सऊदी अरब को किस तरह फिर से बैलिस्टिक मिसाइलों से पहुंचाया नुकसान, और गजा में जुल्म जारी। इसराइल ने मस्जिद पर कर डाली बमबारी, लेकिन बेघर फलस्तीनियों के साथ क्या हुआ, बताएंगे हम। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान को चाइना से अब ऐसे हथियार मिलने जा रहे हैं जिनसे उसकी फौज की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा और ईरान का हर फौजी चलता फिरता रॉकेट लॉन्चर बन जाएगा। अब अमेरिका के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। 29 जुलाई की दोपहर दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी इसके हवाले से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान बहुत जल्द चीन से करीब 400 नए एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने जा रहा है। 400 नए एयर डिफेंस सिस्टम। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसीज में शुमार रॉयटर्स ने अपने 3 सोर्सेस के हवाले से दावा किया है कि ईरान आने वाले कुछ हफ्तों में चाइना से 300 से 400 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स की पहली खेप हासिल करेगा। ये जो 300 से 400 है ना, ये तादाद है, यानी ईरान के लगभग 400 फौजियों के कंधों पर ये पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम लोड होंगे और दुश्मन को यूं कहिए कि एक बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट से हेलो हाय करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ये वही कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जिनसे एक अकेला फौजी भी दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन या लो फ्लाइंग फाइटर जेट को भी निशाना बना सकता है। बताया गया है कि ईरान को चाइना के QW-12 और FN-16 मिसाइल सिस्टम दिए जाएंगे, जबकि इस पूरी डील की कीमत 60 से 70 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। यही कुछ मैन पैड्स जो हैं वो यूक्रेनी फौजियों के पास भी देखे गए थे। रूस की फौज के खिलाफ चाइना के ही बने हुए यूक्रेनी फौजियों के पास। फिलहाल 29 जुलाई को जो खबर आई है रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की, उसके मुताबिक ये डील हांगकांग की एक कंपनी के जरिए फाइनल की गई, जिसने ईरानी अफसरों और चीनी डिफेंस कंपनी के दरमियान वसीले का काम किया। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल के हालिया हमलों के दौरान ईरान की एयर डिफेंस की कई कमज़ोरियां सामने आई थीं। अब माना जा रहा है कि चाइना से मिलने वाले ये सिस्टम उन्हीं कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश है। यानी अगर ये डील पूरी हो गई तो ईरान की हर छोटी यूनिट, हर फील्ड कमांडर और बड़ी तादाद में आम फौजी भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट के लिए ख़तरा बन जाएंगे, चलता फिरता एयर डिफेंस सिस्टम बन जाएंगे। और मिडिल ईस्ट की जंग में चीन की एंट्री अब सिर्फ सियासी नहीं बल्कि हथियारों के ज़रिए भी साफ दिखाई देने लगेगी। बढ़ते आगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ईरान अब भी पुराने रुख पर अड़ा हुआ है और उसने साफ कह दिया है कि अगर उसकी शर्तें नहीं मानी गई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद ही रहेगा। यानी ईरान अपना कंट्रोल ज़्यादा बढ़ाना चाहता है हॉर्मुज़ पर। 28 जुलाई की देर रात ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी ने ओमान के उस प्लान पर जवाब दिया जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नया निज़ाम कायम करने की बात कही गई थी। इसके बारे में हमने आपको कल रात बताया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान ने तजवीज़ दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इंतज़ाम एक रीजनल कंसोर्टियम के ज़रिए चलाया जाए, जिसमें 50% कंट्रोल ईरान के पास हो और 50% ओमान के पास हो। अरब मुल्क भी थोड़ा बहुत अपना अपना देखेंगे 50-50 में ही। लेकिन ईरान ने इस तजवीज़ को नामंजूर करते हुए अपना काउंटर प्रपोजल पेश कर दिया। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का पूरा निज़ाम ईरान और ओमान के दरमियान होना चाहिए, क्योंकि यही दोनों मुल्क इस समुद्री गुज़रगाह के असली लिटोरल स्टेटस हैं और उसी वजह से उन्हीं को इसका हक हासिल है। ईरान ने यह भी कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के 50% हिस्से पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है, जबकि बाकी 50% पर भी उसका पार्शियल कंट्रोल होना चाहिए। यानी ईरान की निगाह ओमान के हिस्से में भी हिस्सा लेने की है। ये अजीब बात हो रही है। यानी ओमान जिस बराबर हिस्सेदारी वाले फार्मूले की बात कर रहा है, ईरान उससे कहीं ज़्यादा कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है और यहीं पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि ईरान के एक पूरे समुद्री रास्ते पर कंट्रोल करने को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। इधर कासिम ग़रीबाबादी ने धमकी दी है कि अगर ओमान ने ईरान का काउंटर प्रपोजल कबूल नहीं किया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद ही रहेगा।
लग रहा है जैसे ईरान खुद ही हॉर्मोज का मसला सुलझाना नहीं चाहता है। यानी हॉर्मोज को दोबारा खोलने की कोशिशें ज़रूर जारी हैं, लेकिन ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा, और यही वजह है कि दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाह का मुस्तकबिल अब भी अधर में लटका हुआ है। ईरान अगर इस मसले को उलझाए रखना चाहता है तो उसका कोई प्लान तो ज़रूर होगा। जाहिर सी बात है, हर किसी के पास अपने अपने प्लान्स होते हैं और हर मुल्क अपने बारे में और अपने शहरियों के बारे में सोचता है। ईरान अपने बारे में सोच रहा है, ओमान अपने बारे में सोच रहा है, अरब मुल्क भी अपने बारे में ही सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। ईरान के साथियों पर सऊदी अरब ने बमबारी करके कई लड़ाकों को मार डाला है और मिडिल ईस्ट अब एक नई टेंशन का गवाह बनने जा रहा है। सऊदी अरब के फाइटर जेट्स ने इराक के अंदर ईरान से हिमायत हासिल ग्रुप्स पर ज़बरदस्त बमबारी की है और इस मिशन में सऊदी अरब की एयरफोर्स का साथ अमेरिका ने भी दिया है। सऊदी और अमेरिका के इन हमलों से कई लोग मारे गए, कई लड़ाके मारे गए, भारी तबाही मची और ये 29 जुलाई की सबसे बड़ी खबर बन गई, लेकिन हमने आपको अब सुनाई। दोस्तों, हमने 2 दिन पहले ही सऊदी अरब पर हुए हमलों के बाद अंदेशा जाहिर किया था कि सऊदी फाइटर जेट्स बहुत जल्द उड़ान भरकर अपने ऊपर हुए हमलों का इंतकाम ले सकते हैं, और अब वही बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। 29 जुलाई की सुबह ये खबर आई कि सऊदी अरब की वजारत दिफा ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा है कि ईरान से हिमायत हासिल इराक के मुसल्लह ग्रुप्स के कई ठिकानों पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और ये कार्रवाई अमरीकी सेंटकॉम के साथ मुश्तरका यानी जॉइंट कोऑर्डिनेशन में आज शहर को अंजाम दी गई। इन एयर स्ट्राइक्स के बाद भारी तबाही की तस्वीरें जो आई वो आपने देखी होंगी। सऊदी अरब का कहना है कि ये हमले हाल ही में उसके ऑयल फैसिलिटीज़ और दूसरे अहम ठिकानों पर किए गए ड्रोन हमलों के जवाब में किए गए हैं, जिनका इल्ज़ाम उसने इराक में मौजूद ईरान से हिमायत हासिल ग्रुप्स पर लगाया है। उधर इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी PMF ने कहा है कि सऊदी अमरीकी बमबारी में उसके 8 लड़ाके मारे गए, जबकि 4 दूसरे जख्मी हुए हैं। PMF ने इस कार्रवाई को इराक की हाकमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि ये पूरे रीजन को और ज़्यादा ख़तरनाक हालत की तरफ धकेल सकती है। याद रहे कि इराक के प्राइम मिनिस्टर अली अल ज़ैदी ने 2 दिन पहले ही सऊदी अरब पर हुए ड्रोन हमलों की इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया था और कहा था कि ईरान की ज़मीन किसी भी दोस्त या पड़ोसी मुल्क पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक कल ही साफ इनकार कर चुका है कि उसका सऊदी अरब पर हुए ड्रोन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं था, और उसने सऊदी अरब को वार्निंग भी दी थी कि अगर उस पर कोई कार्रवाई की गई तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सऊदी अरब की इस बमबारी के बाद इराक के अंदर मौजूद ईरान से हिमायत हासिल ग्रुप्स भी जवाबी हमले करेंगे, और क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है? अगली खबर में जवाब तलाशते हैं, लेकिन एक अपील है। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, अगर ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी बात फिर कह दूं कि ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं है जो यूट्यूब पर अपना एक गोदी मीडिया बनाना चाहते हैं, जो एक तरफा खबरें देखना चाहते हैं, जैसे भारत के हिंदी न्यूज़ चैनल्स में एक तरफा खबरें ज़्यादातर में हो गई हैं। आप वहाँ से परेशान होकर यहाँ आए हैं और यहाँ अपना गोदी मीडिया बनाना चाह रहे हैं, नहीं बनेगा। आप आज ही इस चैनल को छोड़ सकते हैं। यहाँ किसी का कभी ढोल नहीं बजेगा। यहाँ सारे मुल्क ज़ाती मफाद के लिए हैं, सबके अपने अपने पर्सनल मकासद हैं, सब मतलबी हैं। हुकूमतें मतलबी हुई होती हैं, कोई किसी खलीफा का दौर नहीं चल रहा। यहाँ सबकी बात भी की जाएगी और इज़्ज़त के साथ की जाएगी। किसी को गाली नहीं दी जाएगी, किसी का ढोल नहीं बजाया जाएगा, कभी नहीं बजाया जाएगा। बहुत नेगेटिव कमेंट्स हैं, मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूँ, आपके लिए ये चैनल नहीं है। आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। ये बात मैं बहुत रिस्क लेकर कह रहा हूँ जब मैं 1 मिलियन की तरफ मुश्किल से बढ़ रहा हूँ, लेकिन सच यही है। मैं आपको BBC और NDTV वाला पुराने दौर का फील देना चाहता हूँ इस चैनल पर, जहाँ न्यूट्रल खबरें होंगी, अनबायस्ड खबरें होंगी, न किसी की ढपली न किसी का शोर, न वंस मोर न वंस मोर। उसके लिए बहुत चैनल है। आप लोग पता नहीं वो जो आते हैं 5% अहमक हैं क्या जो यहाँ आते हैं, जिन्हें पता है यहाँ वो मसाला नहीं मिलेगा। गालियों वाले चैनल बहुत हैं एक तरफा। हमारे लिए कोई हीरो नहीं है, न कोई विलन है, सब एक से हैं।
जैसे उसकी नज़र में है। बढ़ते हैं आगे। सऊदी अरब और अमेरिका की बमबारी के बाद इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी पीएमएफ का भी ऑफिशियल रिएक्शन सामने आ गया है और उसने इसे इराक की हाकमियत पर सीधा हमला करार दिया है। कहा है कि ऑफिशियल फोर्सेस पर हमला हुआ है, जवाब तो मिलेगा। 29 जुलाई की सुबह जारी अपने बयान में पीएमएफ ने यह कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद उसके कई ऑफिशियल बेसिस को निशाना बनाया है। पीएमएफ का कहना है कि उसके मुख्तलिफ टीमें अब भी ग्राउंड पर नुकसान का जायज़ा ले रही हैं, इसलिए मारे गए और ज़ख्मी होने वाले लोगों की फाइनल तादाद अभी जारी नहीं की जा सकती। हालांकि 8 लोग मारे गए हैं, 8 लड़ाके इसका ऐलान किया है। यमन के हूथीज़ ने अब सऊदी अरब के एक और तेल ढोने वाले जहाज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश करने वालों को अब इसी तरह रोका जाएगा। 29 जुलाई की शहर में यमन के हूथीज़ के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन याहिया सारी ने कहा कि सऊदी झंडे वाले तेल ढोने वाले जहाज़ एनसीसी गज़ल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। हूथीज़ का कहना है कि यह जहाज़ सऊदी अरब पर लगाई गई समुद्री नाकेबंदी को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे पहले कई बार वार्निंग भी दी गई, वो नहीं रुका तो फिर रोक दिया गया। याहिया सारी के मुताबिक मिसाइलें लगने के बाद जहाज़ को अपना रास्ता बदलकर पीछे हटना पड़ा। हालांकि उन्होंने जहाज़ के अमले या हुए नुकसान की तफसील जारी नहीं की। हूथीज़ ने एक बार फिर दोहराया कि वो नाकेबंदी के बदले नाकेबंदी और पूरी एस्केलेशन के बदले टोटल एस्केलेशन की पॉलिसी पर अमल करेंगे। दोस्तों, यमन के हूथीज़ इससे पहले भी साफ कर चुके हैं कि जब तक सऊदी अरब यमन पर लगाई गई नाकेबंदी पूरी तरह नहीं ख़त्म करता, तब तक उसके खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। यानी सऊदी अरब पर अब सिर्फ ड्रोन और मिसाइल हमले नहीं हो रहे, बल्कि उसके समुद्री तिजारत को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और इससे साफ है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अब समंदर में भी पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। फ़लस्तीन में जुल्म रुकने का नाम नहीं ले रहा। घर तो घर, अब इबादत गाहें भी इसराइल के हमले का निशाना बन रही हैं। सीज़ फायर के दौरान, जंग के दौरान तो बनी ही। 28 जुलाई की शाम इसराइली फाइटर जेट्स ने गज़ा सिटी में मौजूद अल मुतक्कीन मस्जिद पर ज़बरदस्त बमबारी की। आप देख ही रहे होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 1 फ़लस्तीनी शहीद हुआ, जबकि 12 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए। बताया गया कि मस्जिद के साथ साथ उन टेंट्स को भी तबाह कर दिया गया जहां सैकड़ों बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली फाइटर जेट्स ने गज़ा के मरकज़ी और शुमाली इलाकों में एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक्स की, जिनसे आसपास के मकानों और सिविल प्रॉपर्टी को भी भारी नुकसान पहुंचा। मकामी रिपोर्ट्स का कहना है कि हमले के बाद सैकड़ों फ़लस्तीनी एक बार फिर बिना किसी पनाह के रह गए, क्योंकि जिन टेंट्स में वो रह रहे थे वो भी पूरी तरह से तबाह हो गए, यानी फिर बेघर हो गए। वो बताया गया कि इन टेंट्स में वही लोग रह रहे थे जिनके घर पहले ही इसराइली बमबारी में तबाह हो चुके थे और जो बेहद मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले वाली जगह के करीब मौजूद YMCA बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा। दोस्तों, YMCA गज़ा में मौजूद एक ईसाई कम्युनिटी का इदारा है जो मज़हब की तफरीक किए बगैर नौजवानों और आम लोगों को सोशल, स्पोर्ट्स और इंसानी मदद की खिदमत देता है। यानी अब गज़ा में सिर्फ घर ही नहीं, मस्जिदें, राहत कैंप और इंसानी खिदमत देने वाले इदारे भी इस जंग की चपेट में, इस सीज़ फायर के दौरान बमबारी की चपेट में आते जा रहे हैं और हर नए हमले के साथ बेघर होने वालों की तादाद और बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। अनबायस्ड खबरों के लिए आज़ाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।